Good morning, my dear parents. Good morning, my dear sweet little children. आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और काफ़ी लंबे समय के इस लॉकडाउन, इस क्वारंटीन पीरियड में हम सब कहीं कहीं स्वयं में भी कुछ परिवर्तन पाते हैं। बच्चों के अंदर भी ज़रूर कुछ परिवर्तन आया। लगातार वो अपने माता पिता के संपर्क में हैं और हम सब भी अपने अपने कामों के बिना, अपने स्कूल में भी यदि है तो बच्चों के बिना है। लेकिन फिर वही बात मैं बार बार जिसमें बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ, वही आपसे कहना चाहती हूँ कि हमको बिना किसी विरोध के, बिना किसी रेजिस्टेंस के स्वीकार कर लेना ही अपने अंदर शांति का निर्माण की तरह होता है। जब हम भी किसी भी चीज़ को बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करते हैं तो स्वयं के लिए एक शांति का निर्माण कर लेते हैं। बच्चा इस बात को समझने के लिए बहुत छोटा होता है, लेकिन यदि वो ये देखता है कि हमारे हमारे व्यवहार में ही कुछ परिवर्तन है, कुछ चिड़चिड़ापन है, तो शब्दों में वो नहीं समझ पाता, या कहिए अपने 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 एक्सप्रेशंस को, अपनी अभिव्यक्ति को वो शब्दों का जामा नहीं पहना सकता, लेकिन वो फील कर सकता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है ये वायरस, क्यों हुआ ऐसा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के लिए बड़े प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती हैं ज़िंदगी के। आज मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि हमारे बच्चे, क्योंकि ये स्कूल एक नर्सरी स्कूल है और नर्सरी स्कूल के बच्चों की जो इमोशनल, भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं वो हायर स्कूल, बड़े स्कूलों से बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क होती हैं। उनकी ज़रूरतें, उनकी उनकी अभिव्यक्तियाँ, उनकी उनकी ब्रिंगिंग अप, मतलब उनका पालन पोषण उस वक्त का, जब वो पहले 10 वर्षों में होते हैं, वो बिल्कुल फ़र्क होता है। जब बच्चा अपनी माँ को छोड़कर स्कूल में आता है और वो उसी तरह का क्षण होता है, बिल्कुल उसी तरह का जैसे 3 या 4 वर्ष पूर्व उसने अपनी माँ का गर्भ छोड़ा होता है और वो इस दुनिया में आता है। और जब आता है तो वो माँ के सुरक्षित गर्भ से जब इस दुनिया में वो आता है तो बड़ा नाजुक हेल्थ होती है, बड़ी नाजुक सारी चीज़ें होती हैं। हम उसको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज तक तो वो सुरक्षित वातावरण में था और अब इस दुनिया में आया। छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारी शारीरिक कष्ट हो जाते हैं, उनको छोटी छोटी कई कई तकलीफ़ें होती हैं। और उसी तरह फिर 3 साढ़े 3 साल बाद जब वो अपने माँ के उस स्नेहिल सानिध्य को छोड़ करके अपने स्कूल में, अपने पहले स्कूल में आता है, जो उसका बिल्कुल पहला स्कूल होता है। नेचुरली भाई 3 साल का बच्चा जब स्कूल जा रहा होगा तो पहली बार जा रहा होगा, तो जब वो आता है उस स्कूल में तो उसके लिए वो भी उसी क्षण की तरह होता है जिस दिन उसने माँ के गर्भ से बाहर दुनिया में आया हुआ होता है। तो उसको उसी तरह की देखभाल फिर चाहिए होती है आज 3.5 साल बाद, 3 साल बाद। उसकी उसकी भावनात्मक सुरक्षा, उसकी उसकी और कोई ज़रूरतें, बहुत सारी ज़रूरतें। भूख के लिए लगना है तो उसके पास शब्द बहुत नहीं है,
उसने अपने को ईज करना है, शब्द नहीं है। तो इन 30 वर्षों के अनुभव में आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ कि अचानक खेलते खेलते बच्चा जब माँ को याद करके रोने लगता है, तो मैंने ये सीखा, जाना उनको देखकर, अध्ययन किया उनके व्यवहार को बहुत करीब से। 32 साल 33 साल मुझे इन बच्चों के साथ हो गए हैं कि जैसे ही उसको ईज करने का मन होता है तो उसको अपनी माँ याद आ जाती है और उसको माँ को याद करके उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उस वक्त जो शिक्षिका है उसको वही मदर का रोल करना होता है कि अचानक रोने का मतलब है ईज करवा लो, टॉयलेट ले जाओ, उसे उसे इनकरेज करो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो। और अकेले उस टॉयलेट के कमरे में भी वो घबराता है। तो नर्सरी से क्लास 5 तक का बच्चा जब नर्सरी में आता है, तो मैंने पहले भी शायद इसको आपके साथ शेयर किया है कि वो निरक्षरता से साक्षरता के संसार में आता है, लाती है उसकी टीचर उसको। जब वो नर्सरी में आता है वो बिल्कुल निरक्षर होता है। जब हमारे स्कूल से वो क्लास 5 पास करके जाता है वो पूरी तरह साक्षर हो चुका होता है। वो क्लाइमेट, सोलर सिस्टम, ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये एनिमल किंगडम, सब कुछ जानने लगता है थोड़ा थोड़ा सा। इस जानने के अलावा भी उसका एक व्यक्तित्व ग्रो करता है, उसके अपने अपने संबंध बनते हैं, अपने रिलेशनशिप ग्रो करता है अपने उन टीचर्स के साथ जो एक दिन उसके लिए अननोन थे। पहले दिन जब वो नर्सरी में आया था वो अननोन थे, और 1 साल बाद जब वो नर्सरी से दूसरी क्लास में जाता है तो बहुत सारे बच्चे रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, हमने नहीं प्रमोट होना, हमने उसी क्लास में पढ़ना है। वो क्यों? फिर वही मदर का सा अटैचमेंट फील करते हैं उस टीचर के साथ। फिर KG 2 में जाता है, फिर भी थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। फिर आगे बढ़ता है जब क्लासेस में, तो थोड़ा ये जो प्रतिरोध करना है, दूसरे में नहीं जाना, ये कम होता जाता है, ये कम होता जाता है। इसी तरह से नर्सरी की के इन बच्चों के लिए ये हमारे लिए इस स्कूल के लिए ये बच्चे इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके घर के 2 बच्चे, आपके घर में पलने वाले 1, 2 या 3 भाई बहन जितने भी हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नई पीढ़ी है जो आपके बाद बड़ी होगी, हमारे बाद सब कुछ उनको संभालना है, इस कंट्री को, इस देश को, इसकी सारे चीज़ों को उनके कंधों पर आना है। तो ये वो पीढ़ी होगी और हमने उस पीढ़ी को उसी तरह से बड़ा करना होगा। और इसके साथ नर्सरी स्कूल की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसा ऐसा इतनी सुरक्षा का भाव रहे कि हमेशा उसका मन लौट कर वापस अपने स्कूल को आने को हो। हमेशा उसका मन हो कि वापस चले उसके पास, उस टीचर के पास, उस अपने स्कूल के पास, जहाँ उसकी बहुत सुखद सुखद अनुभूतियाँ हैं, सुखद मेमोरीज़ हैं, यादें हैं। मैं आपके साथ ये सब बात इसलिए कर पा रही हूँ कि आजकल बच्चे नहीं हैं और उनका ऑनलाइन लेसन प्लान्स कोशिश कर रहे हैं हो जाए, अच्छे से अच्छा कोशिश कर रहे हैं जितना कि हमारी सीमाएं हैं। इसके अलावा कुछ कभी किताबें पढ़ती हूँ तो उस किताबों को भी बहुत अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। कि एक और किताब पढ़ी थी, उसके कुछ पढ़ी तो बहुत पहले थी, तो काफ़ी मेमोरीज़ भी फेड हो गई हैं उस किताब की, लेकिन जब उस किताब को पुनः इस बीच पलटने का अवसर मिला तो उस किताब को फिर मैं आपके साथ ले आई कि आज शेयर करते हैं। खुशियों का स्कूल, इस किताब का नाम है। ये एक रशियन लेखक वसीली सुखोमलिनस्की ने लिखी है। सब कुछ तो नहीं, पर कभी कभी जब मैंने पढ़ा था बच्चों के लिए ये किताब पढ़ने का, तो मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी थी इसमें, तो मैंने उसको मार्क करके रख दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँ आज मैं। आपको समय होगा तो ज़रूर सुनिएगा। आपस में हम अपने विचारों के आदान प्रदान से कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो वसीली सुखोमलिनस्की एक टीचर थे और जर्मनी के साथ जब सोवियत संघ का युद्ध हुआ था 1941 और 45 के बीच में, तो
उनको लड़ने के लिए जाना पड़ा था। उनका गांव दुश्मनों के कब्जे में था। उनकी पत्नी और नवजात पुत्र को दुश्मनों ने मार डाला था, और मॉस्को के निकट जब वो दुश्मनों से लोहा ले रहे थे तो वो स्वयं भी घायल हो गए थे और उन्हें युद्ध से वापस आना पड़ा था। हृदय में परिवार की त्रासदी का गहरा शोक लिए सुखोमनिस्की अपने जीवन के अंतिम दिन यानी कि 2 सितंबर 1970 2 सितंबर 1970 तक बच्चों के लिए जिए। तब उस पॉवलिश गांव के बच्चों को यह नहीं पता था, जो व्यक्ति उन्हें पढ़ाता है, जंगलों मैदानों में घुमाने ले जाता है, उसकी छाती में युद्ध ने कभी न भरने वाले घाव छोड़े। तो ऐसे थे वो टीचर। उन्हीं की लिखी किताब है, उन्हीं के उसमें मैं कुछ चीज़ें जो मेरे लिए पहले मैंने वो करा था, पहले मैंने पढ़ा था, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको अच्छा ही लगेगा कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि बच्चे के अंतःकरण में, उनके जो आंतरिक जगत में, उनके मन की दुनिया में जो घुसने की क्षमता टीचर के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें उसी की उम्र तक अपने को ले जाना होता है। सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है जो कभी ये नहीं भूलता कि खुद वो भी बच्चा था एक दिन। क्योंकि टीचर ये भूल जाता है कि वो जो ज्ञान या कोई सृजन करने बच्चों के जीवन में जो सिखाने जा रहा है, वो एक बहुत ही अबोध और एक बहुत छोटी सी बुद्धि है। वो उसकी तरह मैच्योर बुद्धि नहीं है। तो शिक्षा के निर्माण में टीचर का इस महत्व में कहीं कहीं बहुत प्यारी सी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ बांटूं से कि बच्चे के जीवन में ये वसीली सुखोमनिस्की के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं ये वाले जो मैं आपसे बोलने जा रही हूँ। बच्चे के जीवन में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक की भूमिका बहुत विशाल होती है। उस बच्चे के लिए उसकी माँ की ही तरह नज़दीकी और उतना ही प्यार होना चाहिए। ये मैं बिना पढ़े ही, इस पुस्तक को बिना पढ़े ही इस बात पर मेरा परम विश्वास है कि बच्चे के लिए माँ की भूमिका होना बहुत ज़रूरी है, और वही सफल नर्सरी टीचर है जो माँ की भूमिका आकर अपने प्रोफेशन, अपनी टीचिंग में भी कर पाए। नन्हा छात्र अध्यापक में कितनी आस्था रखता है, एक दूसरे पर कितना विश्वास होता है शिक्षक को और उसके बच्चे को। ये जो शिक्षक हैं, वही शिक्षक जो हैं सच्चे शिक्षक बन जाते हैं, जो बाल मन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और शिक्षक का एक मूल्यवान गुण है उसकी इंसानियत। बच्चों से उसका अगाध प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें हार्दिक स्नेह के साथ साथ माता पिता की सख्ती भी होनी चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए। तो प्रेम के साथ दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अथाह प्रेम करते हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सेइंग है, वी हैव टू बी क्रूअल इन ऑर्डर टू बी काइंड। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये था एक शिक्षक के बारे में। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, मैं कोशिश करती हूँ इसमें मिल जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे इस पुस्तक का। कुछ बच्चे देखने में तो बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, जो हमको भी लगते हैं, लेकिन अगर उनको काम करते हुए ध्यान से देखा जाए तो कोई ना कोई छिपी तकलीफ निकल आती है। यदि टीचर, शिक्षक ध्यान से अपने बच्चों को अपनी कक्षा में देख रहा हो, तो यदि वो देखेगा तो कोई ना कोई, स्वस्थ बच्चों में भी कोई ना कोई तकलीफ होती है। ऐसी छिपी तकलीफ़ों और अस्वस्थता का पता खास तौर पर तब चलता है जब अध्यापक ये कोशिश करता है कि पाठ में हर पल बच्चों का दिमाग काम करता रहे, कि पाठ का एक मिनट भी बेकार ना जाए। तो कुछ बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल पड़ता है या उनकी क्षमता से बाहर होता है।
तो मैंने भी अपने अनुभव से देखा है कि पाठ की जो तीव्र गति हम चलाते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चों को भी की भी क्षमता से बाहर होती है, हानिकारक भी होती है बच्चों के लिए ये। अत्यधिक बौद्धिक तनाव का नतीजा यह होता है कि थोड़ी देर में बच्चों की आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, नज़र भी धुंधली पड़ने लगती है उनकी, सारी गतियां शिथिल हो जाती हैं। बच्चा थोड़े समय बाद कुछ भी करने लायक नहीं रहता क्लास में, कक्षा में उसकी उसकी तो एक ही इच्छा होती है, जल्दी से क्लास ख़त्म हो और वो ताज़ी हवा में चले जाए। और उधर टीचर लगाम कसी रहते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो ये दो विरोधी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। और बच्चों की कमज़ोरी और अस्वस्थता का प्रमुख कारण होता है कि उनकी उनके जो पेरेंट्स हैं उनका ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना। ठंडी हवा के झोंके से बचाते हैं हम, क्योंकि वो तो, और हमें बचाना नहीं चाहिए, ये तो प्रकृति है, इसी प्रकृति में रहना है उसने। और ऐसे बच्चे जिनकी माँ ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को इस प्रकृति के गर्मी, जाड़े, ठंडे इससे बचाने की कोशिश करती है, ये बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं। यदि आप पैदल चलने को कहेंगे तो ये बच्चे पैदल भी नहीं चल सकते, इनकी शारीरिक क्षमताएं बहुत कम हो जाती हैं। तो ऐसे समय ये बहुत ज़रूरी होता है कि एकमात्र रास्ता यही है कि बच्चों के काम और विश्राम की दिनचर्या बदल दी जाए। बच्चे देर तक ताज़ी हवा में रहें, खिड़की खुली रखकर सोएं, जल्दी सोने जाएं और जल्दी उठें, और उन्हें अच्छा सा खुराक मिले, मीन्स न्यूट्रिशियस डाइट मिले। तो ये थी इस किताब की बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। और मैंने एक बात इसमें बहुत पढ़ी थी कि हम अपने बड़ों से, या हम में से जो बच्चे, सॉरी हम नहीं, बच्चे अपने बड़ों से सारे इमोशंस भी, हम ये सोचते हैं ना कि उसके पिता बहुत इस तरह के हैं तो ये बच्चा अपने फादर जैसा है, अपनी मदर जैसा है, बिल्कुल सही। पर वो बच्चा उनकी इमोशंस में भी, अपनी भावनाओं में भी उनकी तरह होता है। इसी के बीच एक छोटी सी स्टोरी लेखक ने करी है, शेयर करी है, इसी में ही मैं आपको छोटे से मैं सुना देना चाहती हूँ कि एक माँ और उसकी छोटी सी बच्ची अकेले थी। पिता युद्ध में मारे गए थे और बच्ची बार बार पूछती थी माँ से कि मेरे पिता कब लौटेंगे। तो वो उनको ये कहती थी माँ कि वो युद्ध में है, वो लौट आएंगे, जल्दी ही लौट आएंगे। जब माँ ने दूसरे व्यक्ति से विवाह किया और बच्ची ने पूछा ये पिता मेरे आ गए, उन्होंने कहा आ गए, और बच्ची बहुत खुश हुई। उन व्यक्ति के अंदर जितनी सहृदयता, जो सहिष्णुता थी, बच्ची ने उस व्यक्ति को बहुत प्यार किया और उन व्यक्ति ने उस बच्चे को बहुत प्यार किया। तो उनकी चरित्र की जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज थी, सहिष्णुता, दया और भी अनेक, वो सारा कुछ उस बच्चे के अंदर भी आ गया। तो इससे ये दर्शाते हैं कि हम जितनी भी अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़, दया, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, ये सारी चीज़ें यदि हमारे अंदर है तो वही चीज़ हमारे बच्चों के अंदर भी आ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चे ने आपसे ही जन्म लिया हो। वो स्टेप फादर से उस बच्ची ने वो सारे गुण ले लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि दुख और सुख के प्रति यदि हमें अपने बच्चे को संवेदनशील बनाना है तो वो छोटी उम्र में ही बनाया जा सकता है, बड़े होकर नहीं। बच्चा सहज ही दूसरे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखकर देख लेता है जब वो छोटा होता है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक घटना बताई है, वसीली सुखोमलिंस्की के लेखक ने। एक बार जंगल से लौटते हुए हम एक घर के पास से गुजरे। वहाँ आसपास और कोई घर नहीं था। इस घर के इर्द गिर्द कोई पेड़ पौधे भी नहीं थे। मैंने बच्चों को बताया कि इस घर में महान देशभक्त, युद्ध में अपाहिज हुआ एक सैनिक रहता है। वह बीमार है, इसलिए अपने अहाते में न सेब का पेड़ लगा सकता है और न अंगूर की बेल लगा सकता है। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। हर बच्चा बीमार आदमी के अकेलेपन पर दुखी हो रहा था बहुत।
हमने वहाँ सेब के 2 पेड़ और अंगूर की 2 बेलें लगाई और उस व्यक्ति को हमारा उपहार था यह सब। इससे हमें अमूल्य निधि हमको मिली, बच्चों को मिली, दूसरे को सुख पहुंचाने की खुशी। इसी के साथ मुझे भी अपनी एक घटना याद आती है। नर्सरी से बच्चों से संबंधित ये घटना। मैं बच्चों को अक्सर कहानी सुनाने के लिए उनकी कक्षाओं में, उनकी क्लासेस में जाती थी और कहानी सुनाने जाती थी क्योंकि कहानी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन में। तो मैं सोचती थी कि इसी तरह इनको भी बहुत अच्छा लगता होगा कहानी सुनना। और जाते जाते ये अभ्यास हो गया था मेरा कि मैं उनको कहानी सुनाना एक तरह का एंजॉय करने लगी थी, आनंद लेने लगी थी। मैं उनको जब कहानी सुनाती और उन भावों को, उस समय कंप्यूटर, टीवी कुछ भी नहीं थे, और उन भावों को, उन एक्सप्रेशंस को जब मैं अपने अंदर लाती और बताती उनको कि ऐसा हुआ, तो मैं देखती वो बिल्कुल अबोध प्यारे से देवतुल्य बच्चे, बिल्कुल ईश्वरीय रूप लगते हैं मुझे। वो ईश्वरीय रूप बच्चे टप टप अपने कोमल से गालों में मोती जैसे आंसू बहाते थे। और मैं अपनी उस कहानी सुनाने की जो कला थी उसको बहुत ही, मतलब अपने को स्वयं को दक्ष मानने लगी थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि इनकी आंखों में आंसू आना मतलब मैं सफल हुई सुनाने में। तो वो याद आते हैं मुझे, और मेरे लिए सच में ये सारी जीवन की घटनाएं ट्रेज़र हैं, अनमोल खजाने हैं मेरे लिए, मेरे जीवन के अनमोल खजाने। और मैं उस प्रकृति के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ कि जिसने मुझे इस इनकारनेशन में इन बच्चों के साथ मेरा काम दिया। मैंने लाइफ के साथ काम किया, ज़िंदगी के साथ, जो बोल सकती है, जो मुस्कुरा सकती है, जो दुखी हो सकती है, जो खुश हो सकती है। तो मेरी मतलब बहुत कृतज्ञ हूँ मैं इस इनकारनेशन में अपने प्रोफेशन के लिए, और मैं अपने प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरा वोकेशन और प्रोफेशन एक ही है, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ। और इसी तरह से बच्चों के लिए के बारे में सोचते सोचते ये भी आपसे अंत में कहना चाहती हूँ कि दुख और सुख महसूस करना सिखाना ही चरित्र निर्माण का सबसे कठिन काम है, कि हम अपने बच्चे को दुख और सुख महसूस करना सिखा सकें। बच्चा दूसरे व्यक्ति के मन की उथल पुथल और बारीकियों को तब समझता है जब वह दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करता है और उनकी खुशी के लिए वो कुछ करना चाहता है। अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी के प्रति बच्चे के प्रेम में अगर भलाई करने की भावना नहीं होती तो उनका प्रेम स्वार्थपरक हो जाता है। बच्चा तो माँ को सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि वो उसके लिए खुशियों का स्रोत होती है, तभी तो वो माँ को बिना अनकंडीशनल लव प्यार करता है, बिना शर्तों का। और बाल हृदय तो सच्चा मानवीय प्रेम का खजाना है। तो मेरे लिए ये बच्चे बहुत ही अमूल्य धरोहर रही, और बहुत अच्छा सा समय इनके साथ मैंने बिताया। अभी मैं खुद भी नहीं जानती कितना समय और बिताना है, कुछ नहीं, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज तक के लिए जो भी बीता, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और आपने मुझे सुनने में इतना समय दिया, और मुझे आपसे बात करके, ऑनलाइन ही बात करके, इसके माध्यम से ही बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ आज आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, और समय आने पर फिर मिलते हैं, फिर एक साथ होकर मैं इन बच्चों की सानिध्य को एंजॉय करती हूँ। और अब तो आप ही स्रोत हैं मेरे इस खुशी के, क्योंकि बच्चों की कंपनी तो मुझे आपके माध्यम से मिलती है, छोटे बच्चों की कंपनी तो मुझे आप जैसे यंग माता पिता के माध्यम से मिलती है। तो मेरा बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय टू यू चिल्ड्रन।
and goodbye to you, dear parents. Thank you so much for your patient hearing.